हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 12th में लेक्चर 7.9। 7.9 का मतलब है एक्सरसाइज 7.9 हमें करना है। लेक्चर 7.9 में एक्सरसाइज 7.9। तो इसमें क्या करेंगे हम, डेफिनेट इंटीग्रल में हमें क्या करना है कि स्टार्ट करना है कि लिमिट अगर लगा हो, तो ये सारे क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं, अगर लिमिट लगा हुआ है तो हम कैसे करते हैं। तो बिल्कुल ये स्टार्टिंग का है, बिल्कुल जो है शुरुआत में है, इसलिए ज्यादातर 12th से ज्यादा, क्योंकि 12th में तो बड़े बड़े क्वेश्चन 7.7 तक हम कर चुके हैं। 7.8 लिमिट है जैसा है वो इस बार है नहीं सिलेबस में, सीबीएसई में नहीं है, तो उसको हम बाद में कराएंगे। अभी जो सीबीएसई वाले हैं उनको हम करा रहे हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस देखा जाए तो क्लास 11th के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि क्लास 11th के बच्चे जो फिजिक्स कर रहे होते हैं, फिजिक्स में इतना डिटेल में नहीं होता, यहाँ हम उसको डिटेल में बताएंगे। और बाकी कॉन्सेप्ट समझने के लिए तो ठीक है 12th के लिए भी, लेकिन 11th के बच्चे जो फिजिक्स में प्रॉब्लम जिनको होती है उनके लिए ज्यादा उपयोगी है। और उनका 2-3 लेक्चर फिजिक्स के टीचर को प्रॉब्लम भी होती है बताने में, तो कभी कभी फिजिक्स वाले कहते हैं मैथ्स वाले से कि इसको करा दो, तो ये फिर हम कराते हैं ये एक्सरसाइज और हम जो बेसिक एक्सरसाइज 7.1 लेक्चर है, ये दोनों 11th के लिए ज्यादा यूजफुल है। तो हम यहाँ करते हैं 7.9 डेफिनेट इंटीग्रल है। तो डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी इंडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे थे। इंडेफिनेट इंटीग्रल का मतलब उसमें कुछ था नहीं, सिर्फ कांस्टेंट सी लगा के हम कर देते, एक तरीके से फॉर्मूले की प्रैक्टिस कर रहे थे। बाकी बहुत ज्यादा वो कोई कंसेप्चुअल वाइज ज्यादा उसमें नहीं था कुछ। तो इंडेफिनेट इंटीग्रल वैसे कुछ होता भी नहीं, इंटीग्रल का मतलब हो गया लिमिट, तो लिमिट आपका इंडेफिनेट कभी नहीं होता, कुछ ना कुछ जो है वो कन्वर्ज करेगा तभी एग्जिस्ट होगा। तो यहाँ वास्तव में असली इंटीग्रल यही है, तो सारे फॉर्मूले रूल यही लगेंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रल देखो क्या है, इसमें है क्या, एक तो कांस्टेंट वहां लगा देते हैं, यहाँ कांस्टेंट नहीं लगेगा। मींस जो इंटीग्रल आप कर रहे थे, मान लो आपको कोई इंटीग्रल मान लो -1 to 1 दे रखा है, और यहाँ पर इस तरीके से x का इंटीग्रल करना है, तो आप जैसे इंटीग्रल कर रहे थे वैसे आप कर लोगे। मींस x² x का हो गया, उसके बाद लिमिट लग जाएगा कि -1 से 1 तक। मींस ये ग्राफ आपको f(x = x) दे रखा है, तो केवल -1 तक की, से 1 तक की वैल्यू चाहिए। तो मतलब क्या है इसका कि एक बार पहले 1 रख दोगे, ये पहले रख दिया जाएगा, तो 1/2, और फिर माइनस में फिर आपका -1 रखा जाएगा, तो ये भी आपका 1/2। तो इस तरीके से ये वैल्यू जो कुछ आया वो हम लिख देते हैं 1/2, और यहाँ कितना आ जाएगा, फिर से -1, फिर से 1/2, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा 1/0 आ गया। तो डेफिनेट इंटीग्रल का यही मतलब है कि हमें जो लिमिट है इसको बोलते हैं अपर लिमिट। मीन्स अगर कोई इस तरीके से लिखा हुआ है, मान लो ऐसे हम नोटेशन ले लेते हैं सही से कि ए इस तरीके से दे रखा है fx dx, और ये इक्वल टू कैपिटल fx, इसका एंटी डेरिवेटिव कैपिटल fx है, और a to b लिखा हुआ है। कांस्टेंट बिल्कुल भी नहीं लगाना, क्योंकि कांस्टेंट लगाओगे भी तो एक बार इसमें आता है, एक बार दूसरे में आता है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसका मतलब fb माइनस fa, ये रूल लगेगा इसका स्मॉल fx का, यहाँ जो दे रखा है, जो आप इंडेफिनेट इंटीग्रल में प्रैक्टिस किया ये कैपिटल fx है मान लो, कांस्टेंट की जरूरत नहीं, कांस्टेंट नहीं लगाना है यहाँ। अब देखो तो इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, ये हो गया। अब यहाँ बेसिक जो है हमें, क्योंकि इस बार इस 7.8 है नहीं, आपके बोर्ड में आना नहीं है, तो इसलिए हम जो है इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में ज्यादा आपको एरिया की जरूरत होती थी, वो है नहीं। तो यहाँ देखो हम देख लेते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, यहाँ स्पेशल इंटीग्रल कैलकुलस है। तो इसका रूल, क्योंकि ये जानना जरूरी है, आगे प्रॉपर्टी में आपको हेल्प करेगा। तो पहले आप जो फंडामेंटल थ्योरम है, थ्योरम 1, वो ये दे रखा है कि अगर कोई इस तरीके से मान लो y = fx कोई ग्राफ दिया हुआ है, तो पहली चीज क्या है कि अगर यहां से यहां तक हमें मान लो a to b दे रखा है, ये लाइन x = a है, दूसरा x = b वाली लाइन है, तो इसके बीच में जो एरिया आएगा उस एरिया का अगर डिफरेंशिएशन करें, मींस ax का इसका डैश डिफरेंशिएशन करें, तो हमेशा ये आपको fx मिलना चाहिए, ठीक है, फॉर ईच x बिलोंगिंग टू द क्लोज इंटरवल ab। एक तो ये पहला थ्योरम ये है, और दूसरा थ्योरम ये है कि अगर fx ab के बीच में कंटिन्यूअस है, मींस इफ fx is continuous, is continuousness is well defined,
इज वेल डिफाइंड, क्योंकि सेट का कॉन्सेप्ट लेकर चलो, इज वेल डिफाइंड, क्योंकि हम 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं, वेल डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ए बी, देन अगर ऐसा है तो ये बराबर होता है, देन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर एफ एक्स ए टू बी और इसका मतलब है एफ बी माइनस एफ ए। अच्छा, अब इसका मीनिंग क्या है वेल डिफाइंड का? वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, आप इसको थोड़ा सा बेसिक देखो कि आपको पता है कि ए टू बी स्मॉल एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ एक्स है। इसका मतलब कैपिटल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करने पर, जो यहाँ ऊपर पहला थ्योरम है कि अगर एफ डैश एक्स किया गया है तो स्मॉल एफ एक्स आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका यहाँ एफ एक्स आ रहा है वो डिफरेंशिएशन हो सकता है। डिफरेंशिएशन का मतलब इसका कंटिन्यूस होना जरूरी है। तो जो कुछ आपका एंटी डेरिवेटिव आया, अगर वो ए और बी के बीच में कंटिन्यूस है तभी ये रूल लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो कभी कभी क्या है, कुछ लोग गलती से भी लगा देते हैं, तो ये ध्यान रखना। तो फंडामेंटल थ्योरम जो सेकंड वाला है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस का, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपका एंटी डेरिवेटिव है उसका इसके बीच में जो दे रखा है अपर लिमिट लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ये आपका अपर लिमिट है, ऊपर वाला जो लिखा हुआ है ये पहले वैल्यू रखा जाएगा, माइनस करके इधर लोअर लिमिट, इसके बीच में ही वैल्यू लेना है। जैसे आप एरिया पता करते हो तो एरिया आप यहां से यहां मान लो पता कर ले तो ये वाला हटा देना होता है, तो वही एफ बी माइनस एफ ए। तो ये इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको हमें ध्यान रखना है। बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। और ये थ्योरम में ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत बार गलतियां करते हैं कि इंटीग्रेबल नहीं होता तब भी कराते हैं। जैसे यहाँ कहीं मान लो दे रखा है कि एक सिंपल सा मान लो यहाँ 1/x का दे रखा है, लिमिट कुछ भी उठा के दे देते हैं, वो वास्तव में यहाँ log x माइनस में दे दिया गया, तो वो इंटीग्रल होता ही नहीं है। लेकिन ये थ्योरम सही से पता नहीं होता तो लोग उसको भी इंटीग्रल लिख देते हैं। तो ये इस थ्योरम का वो सबसे ज्यादा रोल है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, और स्पेशली सेकंड वाले का। फर्स्ट एरिया के लिए है, तो एरिया का इस बार तो है नहीं सीबीएसई में, नहीं है तो हम उसको बाद में बनाएंगे, क्योंकि अभी हम फिलहाल, अब तो ये बिल्कुल बेसिक जो बच्चा बिल्कुल शुरुआत कर रहा है उसके लिए है। तो यहाँ देख तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है, धीरे धीरे हम कराएंगे, हमारी मजबूरी है, 11th को हम लेकर चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है x+1 इंटीग्रल यहाँ dx। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले हम x+1 का इंटीग्रल कर ले, तो x का इंटीग्रल करेंगे तो क्या आएगा x²/2, और 1 का इंटीग्रल करेंगे तो x। तो यहाँ क्या आ गया, अब लिमिट क्या, -1 से 1। अब सबसे पहले आपको 1 लिख देना है, 1 वैल्यू, तो 1 रखोगे तो अब देखो क्या आएगा, 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1/2, प्लस में 1, ये वैल्यू आ गया, बीच में माइनस लगाओगे, माइनस में यहाँ क्या रखा है -1 का स्क्वायर/2, तो -1 का स्क्वायर/2 मीन्स 1/2 ही रहेगा। फिर यहाँ पर प्लस है x मीन्स माइनस में 1, तो एक बार +1 एक बार -1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1/2 -1/2 0 और 1 + 1 2, तो आंसर क्या गया 2। तो डेफिनेट इंटीग्रल में सबसे पहले जो आंसर आएगा वो डिपेंड करता है यहाँ क्या दिया गया है। ये सब प्रॉपर्टी आप देखो कि -1 और 1 दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पर भी आंसर जो आएगा वो आपका नंबर्स में ही आएगा, रियल नंबर में ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है 2 to 3 1/x dx। अब यहाँ मॉड वॉड मत लगाना, मॉड गलती से दे रखा था। डेफिनेट इंटीग्रल में आपका log mod x नहीं लिखना, सीधा log x। तो 1/x किसका डिफरेंशिएशन है, log x का, तो यहाँ आप log x लिखोगे इंटीग्रल इसका। यहाँ क्या है 2 to 3, तो आपको क्या करना है, पहले 3 रख देना है, x की जगह तो log 3 हो जाएगा, फिर बीच में माइनस लगाओगे, फिर लोअर लिमिट रख देना है, ये 2 दे रखा है, तो log 3 माइनस log 2, तो log 3 माइनस log 2 को क्या लिख देते हैं log 3/2, क्योंकि रूल है हमारे पास कि log a माइनस log b अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है log a/b, ये log का रूल है, तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया, तो log 3/2 आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन में देखें तो थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 to 2 यहाँ पर 4x³ माइनस 5x² 4x³ माइनस में 5x² प्लस में 6x प्लस में 9। अब पहला काम क्या है, इंटीग्रल करना, जो आप इंडेफिनिट में कर रहे हो, तो 4x³ का मतलब 4 बाहर आ जाएगा, 4x⁴/4, क्योंकि एक बढ़ जाता है यहाँ पर नंबर 3,
माइनस में यहाँ क्या आ जाएगा 5x⁻³ 6x² 2 प्लस में 6x² 2 प्लस में 9x। यहां इस तरीके से दे रखा है, लिमिट क्या दिया हुआ है 1 से लेकर 2 तक। तो इसका मतलब क्या है, पहले हम 1 रखेंगे, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें। तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ गया 4 मीन्स x⁻4 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5/3 x³ प्लस में 6/2 मीन्स 3 हो गया, 3x² प्लस में 9x। लिमिट क्या दे रखा है 1 से 2, तो पहले 2 रखोगे तो 2 16 होता है, माइनस 5/3 इंटू 8 2 की वेट होता है तो माइनस 40/3 प्लस में 3x² मीन्स 3 इंटू 4 तो 3 इंटू 4 12 होता है, प्लस में 9 इंटू 2 18 होता है। ये आ गया, बीच में माइनस लगेगा, यहाँ 1 रखोगे तो 1 का पावर 4 1 ही रहा, माइनस 5/3 प्लस में 3 प्लस में 9, ये आ गया। अब आप एक एक देखो उधर, तो यहाँ देखो 16 प्लस 12 प्लस 18 पर 12, सीधे सीधे नंबर जोड़ लेते हैं तो क्या आ गया 18 बड़ा 30 और 16 46 आ गया, 46 माइनस 40/3 ये आ गया ये वैल्यू। इसी तरीके से माइनस में यहाँ देखो तो 3 प्लस 9 12 प्लस 1 13 ये आ गया 13 माइनस में 5/3। अब हम इसको जोड़ने में, क्योंकि 3 3 वाला 46 माइनस 13 46 में से 13 माइनस हो गया तो क्या आ गया यहाँ पर 33 आ जाएगा, 33 6 माइनस 3 और 33 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर हो गया आपका 40 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा माइनस में 35/3, क्योंकि ये प्लस में आ जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो अब इसको सही कर लो, तो 99 माइनस में 35/3 को जैसे जैसे आपका कैलकुलेशन हो उस तरीके से इसको, तो 9 माइनस 5 और यहाँ पर 9 माइनस 3 6 तो 64/3 ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, तो ये तो कैलकुलेशन पार्ट है, ये आप जितना जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है 0 to π/4 मीन्स π/4 अपर लिमिट है, sin 2x। अब sin 2x का इंटीग्रल क्या होगा, sin 2x का इंटीग्रल होता है माइनस cos 2x/2 ये इसका इंटीग्रल होता है। लिमिट रख देना है 0 से π/4, तो -1/2 बाहर ले लो, cos 2x का मतलब क्या होता है cos π/2, क्योंकि π/4 रख दोगे तो 2x की जगह π/4 आ जाएगा ये इतना। उसके बाद माइनस में cos 0 रखोगे cos 0, तो ये आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। इधर -1/2 आ जाएगा, cos π/2 का वैल्यू 0 होता है और cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये आपका -1 इंटू -1/2 मीन्स 1/2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है 0 to π/2 cos 2x, 0 to π/2 cos 2x। आप cos 2x का इंटीग्रल करोगे तो sin 2x/2, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका sin 2x, अब 2x है तो 2, क्योंकि 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। लिमिट दे रखा है इस बार फिर से 0 से π/2, तो पहले π/2 तो x की जगह π/2 रखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, पहले फिर π/4 दे रहा π/2 ठीक है, तो ये sin π बन जाएगा, 1/2 बाहर ले लो, यहाँ पर sin 2x इसका सिर्फ हमें पहले 0 पहले π/2 रखना है फिर 0 रखना है, तो आप वैल्यू रखोगे 1/2 cos 2 इंटू π/2 cos 2 π/2 मतलब cos π, ये sin π, sin 2 इंटू π/2 में sin π का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, sin π का वैल्यू 0, फिर माइनस sin 0 इसका भी 0, तो 0 माइनस 0 क्या आ गया 0, तो इस तरीके से इसका वैल्यू क्या आ गया 0। तो इस तरीके से देखते हैं और क्वेश्चन नंबर, ये 5th था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है e⁻x का इंटीग्रल e⁻x ही रहता है, लिमिट केवल लगाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में इंटीग्रल e⁻x dx, लिमिट दिया हुआ है e⁻x का 4 to 5, 4 से 5 तक, तो e⁻x का इंटीग्रल e⁻x ही रहता है। लिमिट आपको ऊपर 5 है नीचे 4 है, तो पहले 5 लिखा जाएगा e⁻5 माइनस में e⁻4, तो ये आपका आंसर हो गया। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई और कर सकते हो, e⁻4 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ e-1 आ गया।
इसी तरीके सेवंथ क्वेश्चन है। सेवंथ क्वेश्चन में दे रखा है 0 to π/4 tan x, 0 to π/4 tan x। अब tan x का इंटीग्रल पता होना चाहिए, 11th में बच्चों को नहीं पता होगा, तो tan x का इंटीग्रल क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो tan x का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग में आगे माइनस ले लो, माइनस लॉग cos x, यहाँ मॉड मत लगाओ, लॉग में cos x ये होता है इंटीग्रल, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो यहाँ यही लिखना है आपको, माइनस में लॉग में cos x, जो कुछ आया लिमिट क्या रखना है 0 से पाई तक, ये लिमिट रखना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग माइनस मॉड लगाई दो, क्योंकि इन्होंने मॉड लगा के ही आएगा, अदरवाइज लिमिट आपका पाई के फॉर्म में दे रखा है। तो यहाँ वैल्यू रख दोगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, लॉग में मॉड लेकर चलो, अदरवाइज क्या डिफाइन नहीं होगा यहाँ पर। तो इसमें क्या आ जाएगा, माइनस में लॉग, माइनस कॉमन ले लो, तो पहले क्या आ जाएगा कॉस पाई, यहाँ हो गया कॉस पाई। इसी तरीके से माइनस में यहाँ लॉग में कॉस 0, तो ये वैल्यू रख दोगे। तो यहाँ माइनस में लॉग कॉस पाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है -1। अब कॉस पाई -1 होता है, लेकिन मॉड लगा रखा है तो log 1 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया, माइनस में log 1, यहाँ भी log 1, तो log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो ये क्या आ गया, माइनस में 0 0 0 ही आ गया इस तरीके से। तो क्या आ जाएगा, ये वैल्यू हो गया। इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में कोसेक एक्स कहा गया है 0 to π/4 लिमिट पर, 0 to π/4 कोसेक एक्स। तो अब आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर कोसेक एक्स का क्या होता है, यहाँ पर लॉग में कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। यहाँ इस तरीके से लिमिट दिया है कि आपका यहाँ मॉड लगाना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पर नॉट डिफाइन आने लगेगा, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो यहाँ इस तरीके से इसका आपको पता है कि ये इंटीग्रल होता है। लिमिट क्या करना है, यहाँ लगा देना है, अपर लिमिट है π/4 और लोअर लिमिट है 0। तो लॉग में यहाँ क्या आ जाएगा, कोसेक π/4 माइनस में कॉट π/4, एक तो ये आ गया अपर लिमिट। उसके बाद में 0 माइनस में लॉग में कोसेक 0 माइनस में कॉट 0, ये आ गया वैल्यू। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 0 to π/4 में कि लिमिट में लॉग, यहाँ क्या आ जाएगा कोसेक π/4। अब कोसेक π/4 का वैल्यू क्या होता है, √2, 1/√2 का उल्टा, ये आ गया √2, यहाँ आ गया -1, तो ये आपका √2 -1 आ गया, प्लस में ही मॉड हटा भी दो तो माइनस में यहाँ देखो उधर। अब लॉग कोसेक 0 का वैल्यू क्या आ जाएगा, लॉग कोसेक 0 का वैल्यू क्या आ गया, इनफाइनाइट। कॉट 0 का वैल्यू इसी तरीके से क्या आएगा, कॉट 0 क्या होता है, साइन 0 कोसेक थीटा मीन्स 1/कोसेक 0, ठीक है, ये आपका इनफाइनाइट आ गया। और इसी तरीके से माइनस कॉट 0 क्या आ जाएगा, कॉट 0 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 0 अपान में साइन 0, मीन्स ये भी इनफाइनाइट ही आएगा। तो यहाँ पर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आ रहा है, लेकिन एक ही पॉइंट पर आ रहा है, मीन्स सबको पता है 8x = 0 पर ही दोनों लिए गए हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आपका 0 माना जाएगा, मीन्स ये हट गया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, log √2 -1, क्योंकि ये आपका फाइनाइट वैल्यू आ गया, ये आपका फाइनाइट 8x = 0 पर, तो इसलिए क्या आएगा, ये हट जाएगा, मीन्स इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट ये आपका हट गया, तो ये आ गया आपका 0 ही। लॉग इनफाइनाइट भी इनफाइनाइट और इधर भी इनफाइनाइट मीन्स इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट का फॉर्म बनने लगा, तो ये आपका हट जाएगा, क्या आएगा, log √2 -1। तो इस कुछ क्वेश्चन यहाँ लिमिट कैसे लिमिट दे रखे हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पर है, लेकिन यहाँ आपको फिलहाल यही समझना है, तो ज्यादा डिटेल में नहीं लेना प्रॉपर्टी है। तो एक ये हो गया। इसी तरीके से आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है 0 to 1 लिमिट 0 to 1 1/√1 - x² dx। तो आपको पता है 1/√1 - x² क्या इंटीग्रल क्या होता है, साइन इनवर्स x। ये सब प्रॉपर्टी आपको फार्मूले पता होना चाहिए, क्योंकि इसका एक इसका होता है साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव है। तो यहाँ 0 to 1, तो एक बार साइन इनवर्स 1 रख दोगे,
साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, तो साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाई 2 और ये 0, तो क्या आ गया पाई बाई 2। तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बात करें तो 0 to 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx ये दे रखा है। इसका tan इनवर्स x होता है। ये सब इनवर्स क्या है, इनवर्स 11th में नहीं है लेकिन ये बेसिक आप देख सकते हो। तो यहाँ क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1, पहले 1 लिखा जाएगा माइनस में tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 1 होता है पाई बाई 4 और माइनस में 0, तो यहाँ आ गया पाई बाई 4, आंसर हो गया। तो लिमिट लगाते कैसे हैं वो देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 में है 2 to 3, क्वेश्चन नंबर 11 में 2 to 3 और यहां दे रखा है एक्स स्क्वायर 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो क्या आ जाएगा, 1 अपान एक्स स्क्वायर 1 ए स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, 1 अपान 2a मीन्स 1 अपान 2 लॉग में x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 ये होता है यहाँ पर। और लिमिट यहाँ दे रखा है 2 से 3 to 2, लोअर लिमिट 2 है और 3 है, तो आपको क्या करना है 1/2 बाहर ले आओगे, 1/2 बाहर ले आए, यहाँ पर लॉग सबसे पहले 3 रख देना है, तो 3 रखोगे तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 2 और नीचे 4, तो लॉग 2 अपान 4 माइनस में लॉग, अब आप 2 रखोगे तो 2 माइनस 1 1, यहाँ 1 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, तो लॉग 1 अपान 3 ये फॉर्म आ गया। लॉग में हमें पता है कि उलट के मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/2 लॉग में माइनस किया गया है, तो इसका मतलब 2/4 डिवाइडेड बाई 1/3, तो ये आपका सही फॉर्म में ले आओ, तो 1/2 लॉग में 2/4 में 1/2 ही होता है, 2/4 इंटू 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3/2, 1/2 लॉग में 3/2। आप इसको और सिंप्लीफाई करो तो 1/2 आगे जाके रूट बन जाता है, तो रूट 3/2 ऐसे भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, तो आपको थोड़े से प्रैक्टिस लॉग ऑफ के दे रखे हैं, बाकी कुछ ज्यादा नहीं। cos स्क्वायर एक्स लिमिट 0 से π/2 तक cos स्क्वायर एक्स dx। अब cos स्क्वायर एक्स का करोगे तो cos स्क्वायर एक्स का हम कई बार कर चुके हैं, क्या होता है 1 प्लस cos 2x, सब 11th की ट्रिग्नोमेट्री में दे रखा है, डिवाइडेड बाई 2। इसकी लिमिट क्या है 0 to π/2। अभी इसका इंटीग्रल करना है, इंटीग्रल नहीं किया, ये इंटीग्रल भी करना है dx। तो यहाँ इंटीग्रल करोगे लिमिट वही 0 से π/2, तो अब इंटीग्रल करने पर क्या आ जाएगा, 1 का क्या होता है 1/2x और cos 2x का क्या आ जाएगा sin 2x माइनस में cos 2x का sin 2x अपान में 2, तो यहाँ एक आएगा, एक 2 पहले से है तो 4 डिवाइड 1/2 ये तो है ही है दोनों में। लिमिट क्या दे रखा है 0 से लेकर π/2 तक। अब आपका क्या आ जाएगा, पहले π/2 रखोगे, तो π/2 रखोगे तो क्या आएगा यहाँ पर π/4 प्लस में साइन पाई, साइन यहाँ पाई आ जाएगा, साइन पाई का वैल्यू 0 होता है 0/4, तो पाई प्लस 0 ये अपर लिमिट आया, माइनस में यहाँ रखोगे तो x की जगह 0, साइन 0 का वैल्यू भी 0 ही होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा π/4। तो ये आपका क्वेश्चन था। इसी तरीके से x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहीं पर हम सब्स्टिट्यूशन वाला भी लगा देते हैं कि जिससे अगली एक्सरसाइज में तो है ही है, तो हम उसको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए रखें। यहाँ x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्वेश्चन नंबर 13 में, क्योंकि यहाँ टाइम है, कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे हैं और सब्स्टिट्यूशन बताना भी है 11th क्लास में, तो इसलिए जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर है, ऊपर लीनियर है, तो पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको हम टी पुट कर देते हैं, इसको टी पुट कर देते हैं, तो उससे होगा क्या 2x dx इक्वल टू dt। तो x dx क्या मिल गया आपको, यहाँ पर 1/2 dt। अब यहाँ लिमिट भी बदलना होता है, क्योंकि dx तो आपने x dx तो मिल गया, लेकिन अगर लिमिट भी दिया हुआ है, लिमिट आपको 0 से 2 से लेकर 3 तक दे रखा था, 2 to 3, तो लिमिट भी बदलेगा। तो लिमिट विल बी, अब लिमिट क्योंकि हम सारा लिमिट जो दे रखा था ये x का वैल्यू था, देखो x इक्वल टू 2 है, तो दिस सिंपलाइज t का वैल्यू क्या होगा 2 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1 मीन्स 5 हो जाएगा। इसी तरीके से इफ x इक्वल टू 3 अगर रखेंगे
दिस सिंपल दैट टी इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ 10 हो जाएगा। तो ये आपका लिमिट बदल के किस में आ जाएगा, इंटीग्रल यहाँ हो जाएगा, जहां 2 था वहां 5 हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 3 स्क्वायर, यहाँ 5 to 10 हो जाएगा। जहां x था x dx था, यहाँ हाफ dt हो जाएगा, क्योंकि आपको फिर से x नहीं लाना होता, और इसकी जगह t आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह, क्योंकि ये हमने t रखा है। तो ये आप देखो सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाएगा 1/2, 1/t का क्या होता है log t होता है, तो log t लिमिट क्या है 5 to 10, तो यहाँ क्या आ जाएगा मीन्स 1/2, एक बार log 10 रखोगे log 10 और दूसरा रखोगे 5, तो log 10 माइनस log 5, तो ये आपका क्या आ जाएगा 1/2 log में 10/5, 10/5 2 होता है, तो 1/2 log 2, 1/2 log 2 का मतलब क्या हो जाता है log, इस पर रूट लग जाएगा log √2, तो log √2 आ गया। तो यहाँ में जो समझने वाली चीज है वो ये है कि हमने सब्स्टिट्यूशन यूज किया है यहाँ पर, सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन में जरूरत क्या होती है कि ये dx भी बदलता है, ये ध्यान रखना है कि ऑल्सो ये ध्यान रखना चेंज dx जब तो चेंज होगा ही, एंड लिमिट ऑफ x, इस पर ध्यान रखना लिमिट ऑफ x। इसके dx के जब आप बदलते हो, एक तो x तो बदलेगा ही और उसका लिमिट भी बदलेगा, तो लिमिट पर भी ध्यान देना है, और कुछ इसमें नया नहीं है, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते तो सब प्रैक्टिस हो जाता है। इसमें फिर से वापस वैल्यू नहीं रखना होता जो आपने सब्स्टिट्यूट किया है। क्वेश्चन नंबर 13 था ये, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, वहां भी हम ये इस्तेमाल करेंगे जहां जहां हो सकता है। 14 यहाँ क्या है 2x प्लस 3, यहाँ है 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5x स्क्वायर प्लस 1, 5x स्क्वायर प्लस 1, लिमिट दे रखा है 0 to 1 dx। अब यहाँ क्या है ऊपर लीनियर है, तो अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x अपान में 5x स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 3 अपान में 5x स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ हम देखें dx लिमिट्स दे ही रखा है 0 से 1। अब इसमें देखें तो सबसे पहला वाला जो पार्ट है वो आपका लीनियर अपान कर रहा है, तो हमें अब डैश x अपान x लगा देते हैं बार बार छोटे छोटे क्वेश्चन में। तो यहाँ 10x होना चाहिए, यहाँ 2 है तो 10x ऊपर बना लेते हैं, तो यहाँ 10x मीन्स 1/5 करना पड़ेगा इधर। यहाँ क्या आ गया इंटीग्रल 0 से 1, ये आपका 5x स्क्वायर प्लस 1, जिससे f डैश x प्लस वाला बन जाए, एक तो ये बन गया, प्लस में यहाँ पर क्या है 3 हम मर्जी हो कॉमन ले लें, तो 3 और 5 नीचे कॉमन ले सकते हैं, 3/5, यहाँ 1/x स्क्वायर प्लस में 1/5 आ जाएगा dx। अब लिमिट कर देते हैं, लिमिट आपका 0 to 1 है, इसका इंटीग्रल करके तो यहाँ 1/5 ये बन गया log में 5x स्क्वायर प्लस 1 ये, और यहाँ पर इस तरीके से 1/5/2 नहीं, लिमिट आपका 0 to 1 है, मीन्स अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट इतना 3/5, ये आपका क्या आ जाएगा 1/a मीन्स 1/√5, 1/1/√5 में √5 ऊपर चला जाएगा √5, और tan इनवर्स ये √5 है, tan इनवर्स यहाँ क्या आ जाएगा x डिवाइडेड बाई 1/√5, तो ये टर्म्स हो गया डिवाइड। यहाँ पर क्या आ जाएगा लिमिट 0 to 1 दे रखा है, तो इसमें वैल्यू रखते हैं 1/5, एक बार log का वैल्यू आप 1 रखोगे तो यहाँ हो गया log 6, और 0 रखोगे तो माइनस में log 1, log 1 का वैल्यू 0 होता है। यहाँ क्या आ गया 3√5/5, tan इनवर्स x √5 है एक तरीके से, तो यहाँ क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1 रखोगे तो √5 माइनस में tan इनवर्स 0 का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ ये वैल्यू आ गया। तो इस तरीके से बना क्या 1/5 log 6/1 मीन्स log 6 प्लस में 3√5 डिवाइडेड बाई 5 tan इनवर्स √5, तो ये आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से देखते हैं, तो यहाँ देखो सारे नंबर के फॉर्म में आ रहे हैं, आपने नंबर में दिया तो नंबर में ही आंसर आ रहा है। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में क्वेश्चन नंबर 15th क्वेश्चन देखते हैं। 15th में है क्वेश्चन नंबर 15th में इंटीग्रल लिमिट दे दिया हुआ है यहाँ पर 0 to 1 फिर से, और यहाँ x e⁻x² dx। आपको पता है x स्क्वायर को जैसे 2 डिवाइड करेंगे यहाँ 2x dx आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि हम 1/2 इसको क्या लिख सकते हैं 2x और e⁻x² dx, तो आपका क्या आ जाएगा e⁻x² का ही
मीन्स ई पावर टी टाइप का बन जाएगा। तो ई पावर टी का क्या होगा, ई पावर एक्स स्क्वायर ही रहेगा। तो और 1/2 तो आ गया ही है। लिमिट क्या दे रखा है, 0 से लेकर 1 तक ये लिमिट दिया हुआ है। तो एक बार 0 रखोगे तो एक बार 1 रखोगे तो 1/2 यहाँ ई पावर 1 आ जाएगा। माइनस में ई पावर 0 रखोगे, ई पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 1/2 ई माइनस 1 आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 देखें तो क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है 5x², लिमिट दे रखा है 1 to 2, यहाँ है 5x² डिवाइडेड बाई, नीचे भी क्वाड्रेटिक ही दे रखा है x² प्लस 4x प्लस 3। तो पहले देखो ये आपका बराबर नहीं है तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा, बाकी रिमाइंडर आएगा। इस तरीके से डिवाइड करेंगे, x² प्लस 4x प्लस में 3, यहाँ 5x² तो 5 टाइम्स गया, नीचे आ जाएगा x² प्लस में 20x प्लस में 15, यहाँ माइनस करोगे तो ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 5 माइनस में 20x प्लस 15 डिवाइडेड बाई यही नंबर आ जाएगा। तो यहाँ हो गया 5 माइनस 20x प्लस में 15 डिवाइडेड बाई ये x² प्लस 4x, इसका फैक्टर कर दो तो x प्लस 3 x प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया, 3 1 4 और 3 into 1। तो अब आपको ये इस एक तरीके से करना है। लिमिट आपको दिया हुआ है 1 से 2। अब इसमें देखो अलग अलग कर लो। तो एक तो करना है 5 का, 5 1 to 2 dx, यहाँ 1 है कुछ नहीं है, 5 बाहर कर लिया गया। दूसरा अब इसका वो कर लो पार्शियल फ्रैक्शन। तो एक आपका x प्लस 3 वाला आएगा और दूसरे में रहेगा x प्लस 1 वाला। तो पार्शियल फ्रैक्शन तो x प्लस 3 मीन्स x का वैल्यू अगर -3 रख रहे हो तो यहाँ कितना हो जाएगा, -60 प्लस 15 मीन्स -45 डिवाइडेड बाई यहाँ रखोगे -3 प्लस 1 मीन्स -2 आ जाएगा। एक बार x का वैल्यू -1 रखोगे तो नीचे 2 आ गया और ऊपर 15 माइनस 20 मीन्स -5 आ जाएगा। तो यहाँ आ गया -15 -20 प्लस 15 -5 और यहाँ आ गया अपन में 3 - 1 2। तो ये आ गया dx। अब आप देखो कुछ नहीं रह गया, फिर लिमिट आपको दे रखा है 1 से 2 तक। तो पहला पार्ट तो कंप्लीट हो गया कि 5x का लिमिट आपको 1 से 2 या 2 -1 इस तरह का लिमिट दे रखा है। इधर क्या आ जाएगा, माइनस में 45/2 लॉग में x प्लस 3, इसकी भी लिमिट यही है 1 से लेकर 2 तक। यहाँ एक माइनस है तो प्लस ही हो जाएगा। प्लस में यहाँ पर दूसरा क्या आ जाएगा 5/2 लॉग में x प्लस 1 और इसकी भी लिमिट क्या है 1 से लेकर 2 तक। तो यही सिंप्लीफाई कर लेना है। तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा 5 2 - 1 ये 5 ही रहा, माइनस में यहाँ आ जाएगा 45/2 लॉग में पहले आप रखोगे लॉग में 3 + 2 मीन्स 5 अपान 4 बन जाएगा, क्योंकि माइनस करोगे तो अपान 4 बन गया। इसी तरीके से प्लस में 5/2 लॉग में इसी तरीके से 3/2 आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 में। मीन्स आपको इंटीग्रल पता हो, इंडेफिनिट इंटीग्रल, उसके जैसे आपको इंडेफिनिट इंटीग्रल पता चल जाए फिर एक उसमें कांस्टेंट के बजाय अपर माइनस लोअर लिमिट लगा देनी है, और कुछ भी इसमें नया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है 2 sec² x, इंटीग्रल लिमिट दिया हुआ है 0 से π/4 और यहाँ है 2 sec² x प्लस में x³ प्लस में 2 प्लस में x³ प्लस में 2 इंटीग्रल dx ऐसे दिया हुआ है। अब 2 sec² x का क्या होता है, tan x होता है, तो 2 tan x प्लस में x³ का क्या आएगा, x⁴/4 आएगा, प्लस में 2 1 का x होता है। तो ये अब लिमिट लगा देना है सिर्फ 0 से लेकर π/4 तक। तो अब लिमिट लगाओगे, पहले π/4 लगाओगे तो 2 tan π/4, tan π/4 का वैल्यू 1 होता है तो 2 आ गया, प्लस में π/4 का पावर 4 मीन्स क्या हो गया π/4 अपान में 4 का पावर अब जाएगा 4/4 और एक 4 और आ जाएगा 4/5 मीन्स 2/10 बन जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया, प्लस में 2 × π/4 मीन्स π/2, एक तो ये आ गया। माइनस में 0 रखोगे तो सब 0, tan 0 भी 0 होता है। तो यही आंसर हो गया आपका, इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। 18th क्वेश्चन में कहा गया है sin² x माइनस cos² x, लिमिट दे रखा है 0 to π sin² x माइनस में cos² x dx।
तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये अगर उल्टा कर दिया जाए cos स्क्वायर एक्स माइनस डी एक्स, तो ये माइनस बाहर अगर ले लें ये तो उलट जाएगा, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला cos 2x का। अब cos 2x का लिमिट क्या होता है माइनस में, यहाँ ये क्या होता है sin 2x अपान में 2, sin 2x बाई 2 0 टू पाई में से इंटीग्रल cos 2x का सिर्फ चाहिए sin 2x अपान 2 होता है। तो एक बार पाई रखेंगे तो माइनस में यहाँ क्या आ गया sin 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस sin 0 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा sin पाई 2 पाई का वैल्यू भी 0 होता है, तो 0 आ गया आंसर, सारा कुछ 0 ही होता है। 19 देखें, 19 में दिया हुआ है 6x प्लस 3 इंटीग्रल 0 टू 2, यहाँ 6x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस में 4 ये दिया हुआ है। यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो हम इसको अलग करेंगे 6x प्लस 6x अलग कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 जिससे tan इनवर्स में फॉर्मूला बन जाए। तो यहाँ भी यही करते हैं 6x, इसको कर क्या करेंगे 0 टू 2, यहाँ आपका 6x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये एक टर्म्स हो गया dx, प्लस में 3 बाहर 0 टू 2, यहाँ 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx जिससे डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाए। यहाँ देखो 2 आपको 2x चाहिए तो 3 इसमें ज्यादा दे रखा है, तो 3 tan इनवर्स ये लॉग में आ जाएगा क्योंकि ऊपर इसका 2x मिल रहा है, तो log x स्क्वायर प्लस में 4 लिमिट क्या दे रखा है 0 से 2 तक, प्लस में 3 यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स x बाई 2, लिमिट दिया हुआ है 0 टू 2, लिमिट सिर्फ कांस्टेंट इसमें वेरिएबल में लगाया जाता है, कांस्टेंट बाहर लेते हैं। तो यहाँ क्या आ गया इसमें रखोगे 3, इसका वैल्यू रखोगे तो 2 स्क्वायर log 8 बन जाएगा, माइनस में log 4 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस में 3/2, एक बार tan इनवर्स 2/2 मीन tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 बन जाएगा, माइनस में 0 आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर लो इसको तो 3 log 8 अपान 4 मीन log 2 आ जाएगा, प्लस में यहाँ 3 पाई अपान में 8 बन जाएगा। इसको और भी लिखो तो log ऐसे रहने दो, log 2 क्यूब लिख सकते हैं, मीन log 8 लिख सकते हैं, ऐसे रहने दो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 था। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है x e पावर x 0 टू 1 लिमिट पर x e पावर x प्लस में sin पाई x बाई 4, sin पाई x बाई 4। दूसरे वाले पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहला वाला इंटीग्रल करना पड़ेगा। तो x e पावर x बाई पार्ट होगा, x को फर्स्ट मानोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा x ऐसे रहेगा e पावर x, माइनस में x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, फिर e पावर x का हमेशा e पावर x ही रहता है, तो इसका ये आ गया। फिर प्लस में इसका करोगे sin पाई x बाई 4 का, तो क्या आ जाएगा माइनस में cos में पाई x बाई 4 डिवाइडेड बाई इसके साथ जो कांस्टेंट है मैं पाई बाई 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये आ गया, लिमिट आपको रख देना है 0 से 1 तक, तो लिमिट रख दोगे, एक बार 1 रखोगे तो यहाँ e पावर 1 माइनस में e पावर 1 माइनस में यहाँ आ गया 4 अपान पाई बाई 4 से डिवाइड किया गया, और ये वैल्यू रखोगे तो cos पाई बाई 4 माइनस लगा ही रखा है cos पाई अपान 4, ये वैल्यू आ गया 1 रखने पर, माइनस में 0 रखने पर ये 0 आ जाएगा, तो 0 माइनस e पावर 0 वैल्यू 1, और यहाँ cos 0 रखोगे तो माइनस में पहले पाई बाई 4 बाहर ले आते हैं, 4 अपान पाई बाहर ले आते हैं, उसके बाद में क्या है cos 0 वैल्यू 1 होता है, तो यही रह जाएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई e माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4 बाई पाई मीन्स इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 4 अपान पाई cos पाई बाई 4 का वैल्यू होता है इंटू 1 बाई रूट 2, और माइनस कितना करना है यहाँ पर, यह है -1 मीन्स +1 हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा प्लस में 4 अपान पाई, ये आ गया। इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये आपका √2 इधर कैंसिल है, 2√2 बन जाएगा। तो यहाँ क्या मिल गया कि 2√2 मीन्स 4 माइनस 2√2 अपान में पाई इतना हिस्सा आ गया प्लस में 1, तो ये आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, इधर जगह है इसी में कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 में है 1 टू √3 1 अपान x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो छोटा सा क्वेश्चन है, इसका क्या होता है tan इनवर्स x, तो यहाँ आ गया tan इनवर्स x, लिमिट आपको दे रखा है 1 से लेकर √3, तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स √3
माइनस में tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स रूट 3 होता है पाई अपान 3 का वैल्यू माइनस में पाई बाई 4, तो सिंप्लीफाई करो तो पाई अपान 4 माइनस 3 मीन्स पाई बाई 12 आ जाएगा। ऑप्शन इसका देख लेना कौन सा सही है। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देखें तो लास्ट क्वेश्चन में भी tan इनवर्स का ही फॉर्मूला दे रखा है। लास्ट क्वेश्चन में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 22 0 to 2 by 3 22 0 to 2 by 3 यहाँ है 1/4 प्लस में 9x स्क्वायर 4 प्लस 9x स्क्वायर dx